Hello everybody. Today is the 23rd of August. नमस्कार सभी को। Sunday. आज 23 अगस्त है, कैलिफोर्निया में रविवार की सुबह। ये रिकॉर्डिंग वहीं से आप तक पहुंच रही है। मेरे प्रिय मित्र और सहकर्मी, इस चैनल के संस्थापक सदस्य इस समय चिली के सैंटियागो में हैं और वहीं से आपसे जुड़ रहे हैं। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये उस तथाकथित मैक्सिमम प्रेशर के जवाब में है, जिसे स्कॉट बेसन का दावा है कि वे ईरान पर लागू करने जा रहे हैं और इस पर ईरान क्या करने वाला है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए। हमारे सबस्टैक चैनल पर जाइए, पेड सदस्य बनिए ताकि हम ये जानकारी सीधे आपके मेल बॉक्स तक पहुंचा सकें। और इस परिचय के साथ विजया, अब मंच आपके पास है। हमारे दर्शकों को बताइए कि मैक्सिमम प्रेशर अभियान के तहत क्या होने वाला है। Maximum pressure campaign. Yeah, let's start with the nuclear question because Ayer Manu Mursa शुरुआत करवाद यकिरिस्टी स्टेंगबॉस अमेरिका की पूर्व कांग्रेस सदस्य मारा ग्रीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस छोड़ने से पहले वह कुछ बैठकों में शामिल हुई थी। उन बैठकों में अमेरिकी सरकारी अधिकारी ईरान के खिलाफ परमाणु उपकरण के इस्तेमाल को लेकर खुले तौर पर अटकलें लगा रहे थे, क्योंकि अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान मूलतः फंस गया है। तो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि वह इन बैठकों में मौजूद थी। उन्होंने कहा कि यह शुद्ध बुराई है। ये उनके शब्द हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। considering using a nuclear weapon against Iran. Now, it's also got to be made very clear that ये बात भी बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि अमेरिका पहले जापान के खिलाफ 2 बार परमाणु हथियार इस्तेमाल कर चुका है, हिरोशिमा और नागासाकी में। इसलिए वे अगर निजी तौर पर भी ये बात कह रहे हैं तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बहुत साफ है कि जिन देशों के पास परमाणु सुरक्षा कवच होता है, उत्तर कोरिया और लीबिया, इन 2 उदाहरणों को देखिए। लीबिया एक ऐसे कार्यक्रम के जरिए परमाणु हथियार विकसित कर रहा था जिसमें वह पाकिस्तान और दूसरे देशों के साथ समन्वय कर रहा था। फिर मुअम्मर गद्दाफी ने परमाणु सुरक्षा कवच छोड़ने का फैसला किया। तो 2000 के शुरुआती वर्षों में परमाणु सुरक्षा कवच छोड़ देने के बाद जब समय आया तो अमेरिका और फ्रांस के नेतृत्व वाले नाटो ने लीबिया पर हमला किया, देश को तबाह कर दिया और मुअम्मर गद्दाफी को मार दिया। on Libya and destroyed the country, killed Muammar Gaddafi. Meanwhile, around the same time, the people इस बीच लगभग उसी समय कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य यानी उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार का परीक्षण किया और फिर खुले तौर पर घोषणा कर दी कि वह परमाणु हथियार संपन्न देश है। खैर, उसके बाद से उस पर हमला नहीं हुआ है, नहीं उसे उस तरह के दबाव अभियान का सामना करना पड़ा है जिसका उसे बहुत अच्छी तरह सामना करना पड़ सकता था। आप जानते हैं, हाल के हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई लोगों के साथ होने वाले एक सैन्य अभ्यास से वास्तव में हटने का फैसला किया है। उनका कहना है कि वे उत्तर कोरिया के साथ एक बार फिर बातचीत शुरू करना चाहते हैं। वे उत्तर कोरिया को एक बराबर के साझेदार की तरह देखते हैं। अब सवाल ईरान का आता है। हम जानते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है। अमेरिका ने उस पर ऐसा कार्यक्रम होने का आरोप लगाया है। ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कई मौकों पर पुष्टि की है कि उसे परमाणु हथियार कार्यक्रम के कोई सबूत नहीं दिखे हैं। वहां जो यूरेनियम का भंडार है वह 60% तक संवर्धित है। आप जानते हैं, ये अपने आप में परमाणु हथियार के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बहुत साफ कहा है, देखिए, उनकी दिलचस्पी परमाणु ऊर्जा में है, परमाणु हथियार में नहीं, और परमाणु चिकित्सा में भी। आधुनिक चिकित्सा में ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। परमाणु चिकित्सा के लिए भी संवर्धन किया जाता है, इसलिए उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है। वे अभी यही कह रहे हैं। मार्जोरी टेलर ग्रीन की बात सामने रखिए, चाहे वह सही हो या नहीं। मान लेते हैं कि हमारी बातचीत के लिए वह सही है। अमेरिका ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। अमेरिका ईरान के खिलाफ और ज्यादा तनाव बढ़ाने की धमकी दे रहा है।
तो ईरान के पास कौन सी ढाल है? ईरान के पास परमाणु ढाल नहीं है, परमाणु हथियारों की ढाल नहीं है। इसलिए ईरान के भीतर तेहरान में जानकार लोगों के बीच संवर्धन का स्तर 60% से बढ़ाकर 90% करने पर बहुत स्पष्ट चर्चा चल रही है। ये बहुत साफ चर्चा है। ढाल के तौर पर आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है कि आप कभी परमाणु हथियार इस्तेमाल ही न करना चाहें, लेकिन आप उसे एक ढाल के रूप में रखना चाहेंगे। आप 90% तक संवर्धन क्यों नहीं करेंगे? अपनी सुरक्षा के लिए आप ऐसा करेंगे। यह एक ढाल है, यह अपने आप में कोई हथियार नहीं है। और फिर ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से बाहर क्यों नहीं निकल जाएगा और परमाणु अप्रसार संधि से खुद को क्यों नहीं अलग कर लेगा? आखिरकार अमेरिका का करीबी सहयोगी इजराइल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सदस्य नहीं है, परमाणु अप्रसार संधि में भाग नहीं लेता और उसके पास एक अवैध परमाणु हथियार है। तो अगर इससे ईरानी लोगों की सुरक्षा होती है तो ईरान 90% की लाल रेखा क्यों नहीं पार करेगा? हथियार स्तर के संवर्धन के लिए 440 किलोग्राम सामग्री संभव है। आप जानते हैं वे 60% से 90% तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सामने कोई, मान लीजिए, वैज्ञानिक बाधा है। उन्हें पता है कि ये कैसे करना है। उनके सामने कोई तकनीकी बाधा भी नहीं है। वे ये कर सकते हैं। ये एक राजनीतिक सवाल है। क्या वे ऐसा करना चाहते हैं? वे पहले से ही अमेरिका के साथ युद्ध के बीच में हैं। क्या वे आगे की कार्रवाई को उकसाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा न करने की कोई वजह है। तार्किक रूप से मेरा मानना है कि ईरान ने बहुत अच्छी तरह हिसाब लगाया है। हम अभी अक्टूबर के आखिर में हैं। चलिए थोड़ा हिसाब लगाते हैं। सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर की शुरुआत में क्या होता है? अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होते हैं। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कनाडा के साथ एक युद्ध, टैरिफ युद्ध शुरू करने का फैसला किया है। इसकी पूरी संभावना है कि आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होगी। इसलिए मध्यावधि चुनाव में श्री ट्रंप की राजनीतिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, को नुकसान होगा। क्या इससे श्री ट्रंप कमजोर पड़ेंगे? इस आकलन को दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक ओर इससे वे कमजोर हो सकते हैं, दूसरी ओर इससे उनका हौसला बढ़ भी सकता है। आखिरकार वे राष्ट्रपति हैं। वे कह सकते हैं, मुझे परवाह नहीं कि कांग्रेस क्या कहती है, हम परमाणु हथियार गिरा देंगे या जो भी हो। ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। वह एक लंबे संघर्ष की तैयारी कर रहा है। मैंने हाल ही में इराकी प्रतिरोध बलों के मुद्दे पर रिपोर्ट की थी। उनके पास 30 सितंबर तक का समय है कि वे प्रभावी रूप से अपने हथियार जमा कर दें और आप जानते हैं, इराकी सेना में शामिल हो जाएं। इराक के अलग अलग प्रतिरोध बल यानी मिलिशिया कह रहे हैं, देखिए, हम ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक अमेरिका इराक नहीं छोड़ देता। उन्होंने साफ रुख अपना लिया है। उनका कहना है कि 30 सितंबर की समय सीमा अमेरिका के इराक से हटने की समय सीमा है। हथियार सौंपने का सवाल उसके बाद आएगा। वे अपने हथियार नहीं सौंपना चाहते। जब तक उनके पास हथियार हैं, इराक में अमेरिकी ठिकाने खतरे में हैं। मैंने पहले कहा था कि इराकी प्रतिरोध के लिए अभी सीटी नहीं बजी है। उन्होंने अमेरिकी ठिकानों पर बिल्कुल भी हमला शुरू नहीं किया है। वे खुद को रोक कर रखे हुए हैं। तो ईरान के पास तनाव बढ़ाने के कई विकल्प हैं। इराकी प्रतिरोध बल इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। वे 60% संवर्धन से 90% संवर्धन तक जा सकते हैं। वे इस युद्ध को झेल सकते हैं। और हम इस पर 1 मिनट में बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह के जरिए मिलने वाले आर्थिक अवसर मौजूद हैं। लोगों को कष्ट होगा, फिर भी वे शायद इस संघर्ष को झेल सकते हैं। लोगों के कष्ट के बिना कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में लोग डटे रहने को तैयार हैं, अगर इसका मतलब आत्मसमर्पण न करना है। तो उस मायने में ईरान के पास नवंबर तक की गुंजाइश है। नवंबर तक पर्याप्त गुंजाइश है।
और अगर नवंबर के आसपास ईरान खुद को परमाणु हथियार संपन्न शक्ति घोषित कर देता है तो फिर पूरी स्थिति बदल जाती है, क्योंकि तब अगर ईरान के पास किसी भी तरह का परमाणु हथियार हो तो वह अमेरिका के बहुत करीबी सहयोगियों को सीधे धमकी दे सकता है। ऐसे में अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, ठीक जैसे वह उत्तर कोरिया के मामले में पीछे हटा था। तो परमाणु मोर्चे के सवाल पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ईरान यह इसलिए कर रहा है क्योंकि वह ऐसा चाहता है। मेरा मानना है कि उसने एक आकलन किया है, ये देखते हुए कि अमेरिका परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। मार्जोरी टेलर ग्रीन वह हर समय पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि वह अपने बयान में 50% सही है। उन्होंने कहा था, मैंने लोगों को ऐसा कहते सुना है। अगर वह 50% भी सही है तो संभावना है कि अमेरिका मजबूरी की हालत में उसी दिशा में जाएगा। तो ईरानी हिसाब लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वे परमाणु शक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन वे तय कर सकते हैं कि रणनीतिक तौर पर यही समझदारी है, संवर्धन को 90% तक ले जाना, शायद किसी हथियार का परीक्षण करना, शायद एक हथियारों का भंडार तैयार रखना, और फिर अमेरिका को बिल्कुल साफ बता देना कि अगर आप आगे कुछ करने की कोशिश करते हैं, अगर आप शांति के लिए बातचीत करने नहीं आते, तो आपके करीबी सहयोगियों में से एक को खतरे का सामना करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर कोरिया सीमा के ठीक उस पार सियोल को धमकी देने में सक्षम है। आप जानते हैं, ईरान के ठीक पार, पानी के उस पार, अमेरिका के बहुत से सहयोगी देश हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ईरान वास्तव में इस समय काफी मजबूत स्थिति में है। राजनीतिक रूप से वह कमजोर स्थिति में नहीं है, उसके पास ये विकल्प है। लेकिन मेरा मानना है कि हमें उसकी आर्थिक व्यवहार्यता पर भी थोड़ी बात करनी चाहिए, और फिर खाड़ी के अरब देशों में जो बदलाव हो रहे हैं उन पर भी। लेकिन आप जानते हैं, शुरुआती बात यह होनी चाहिए कि 90% संवर्धन का विकल्प सामने है, परमाणु जाल बनाने का विचार सामने है। मेरा मानना है कि अमेरिकी नीति ने ईरानियों को इस दिशा में धकेला है। मुझे नहीं लगता कि यह उनके लिए पसंदीदा विकल्प है, लेकिन अपने 10 करोड़ लोगों की रक्षा करने और अपनी जीवन शैली की रक्षा करने के लिए यह निश्चित रूप से एक विकल्प है। विजय, आपके इस योगदान के लिए धन्यवाद। तर्क के लिहाज से ये बहुत अच्छा योगदान है, और मैं हमारे वैश्विक दर्शकों के साथ एक बात साझा करना चाहता हूँ। ये बात मैं आपसे पहले भी साझा कर चुका हूँ। हमारे पास ईरान के भीतर कुछ बेहद विशेषाधिकार प्राप्त जगहों से जानकारी है, और उसके आधार पर हमने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था। अब हम पहली बार अपने वैश्विक दर्शकों को बता रहे हैं कि मेरा मानना है हम ही एकमात्र लोग हैं जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी के एक फैसले की जानकारी है। हमें उस फैसले की जानकारी है। फैसला यह है कि मुस्तफा खामेनी ने अपने परमाणु इंजीनियरों, अपनी परमाणु टीम को हरी झंडी दे दी है, मंजूरी दे दी है कि वे यूरेनियम को 90% तक समृद्ध करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं, और उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने कहा है जाइए और किसी परमाणु उपकरण को विस्फोटित कर दीजिए। वह अगला कदम होगा, लेकिन अब उन्होंने वह फैसला कर लिया है जो उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल था। जैसा कि आपने अभी समझाया, वे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ट्रंप और उनके सहयोगियों की मूर्खतापूर्ण, पूरी तरह निराधार नीतियों के कारण, जिनमें ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाया गया, अब ईरान को इस स्थिति में धकेल दिया गया है कि उनके पास वह पत्ता मौजूद है, ताकि अगर बात बहुत आगे बढ़ जाए तो उनके पास पहले से 90% संवर्धन वाला परमाणु स्तर का 440 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार है। ये उनकी तरफ से बहुत बड़ा उकसाव है, लेकिन ये उन पर ट्रंप और उसे सलाह देने वाले लोगों की पूरी मूर्खता के कारण थोपा गया है। और जहां तक उस जानकारी की बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मार्जोरी टेलर ग्रीन तक सीमित नहीं है। It's not only Marjorie Taylor Greene. We reported on this channel
हमने इस चैनल पर बताया था कि करीब एक हफ्ते पहले भी जब ट्रंप कैंप डेविड में अपने करीबी सहयोगियों और कैबिनेट सदस्यों से मिल रहे थे, तब उन्होंने ईरान पर परमाणु बम, परमाणु उपकरण इस्तेमाल करने का विचार रखा था। फिर जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डैन केन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो वे इस विचार से खेलते रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी चीज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती वह मेद से बाहर नहीं है, उससे उन्हें नुकसान नहीं होता। उनके मूड दिमाग में ऐसा ही है। और भी बातें हैं जिनकी हम इस चैनल पर रिपोर्ट करना चाहते हैं। मेरा मतलब है, विजय, हमने आपसे चर्चा की थी कि पाकिस्तान को ईरान से दूर करने के बजाय ट्रंप ने पाकिस्तान को ईरान के और करीब धकेल दिया है। सोमवार को असीम मुनीर, जो सैन्य फैसलों और नागरिक फैसलों दोनों के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे अहम व्यक्ति हैं, 12 सूत्रीय एजेंडे के साथ ईरान में होंगे और सबसे मुलाकात करेंगे, सभी से, सुप्रीम लीडर को छोड़कर। लेकिन सुप्रीम लीडर का प्रतिनिधित्व कई लोग करेंगे, जिनमें राष्ट्रपति पेजेशकियान, मोहसिन रजाई, उनके सैन्य प्रमुख, IRGC प्रमुख वहीदी और अन्य लोग शामिल हैं। तो पाकिस्तान को दूर नहीं धकेला जा रहा है, दरअसल पाकिस्तान को ईरान की दिशा में धकेला जा रहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक यह पाकिस्तानी सरकार का बहुत बहुत बड़ा और असाधारण रूप से संवेदनशील फैसला है, जिसे चीन और रूस ने सुगम बनाया है। तो आगे बढ़िए विजय, आपके लिए इस पर टिप्पणी करने को बहुत कुछ है। Go ahead, Vijay. Lots for you to comment on. Yeah, I mean, the first thing is I think people may not know हाँ, this, but, मेरा मतलब है, पहली बात तो यह है कि शायद लोगों को यह पता न हो, लेकिन पाकिस्तान और चीन के बीच व्यापार बहुत बड़ा है और वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच व्यापार घटा है, इसलिए ये एक अहम बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि फिर से शायद लोगों को इसका एहसास न हो, लेकिन पाकिस्तान की ईरान के साथ बहुत लंबी सीमा है। सीमा पार व्यापार करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर है। इस अवैध आक्रामक युद्ध से पहले दोनों पक्षों ने कहा था कि वे इस रकम को 3 अरब से बढ़ाकर करीब 10 अरब तक, यानी लगभग 3 गुना करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि व्यापार में बढ़ोतरी होना काफी संभव है और ये काफी अच्छा व्यापार है। आप जानते हैं, ये द्विपक्षीय व्यापार है, काफी अच्छा है। और जब पाकिस्तानी पक्ष पाकिस्तान में प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइपलाइन पूरी कर लेगा, तो व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा, 10 गुना, और मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा। ईरानियों ने अपनी तरफ की पाइपलाइन पहले ही बना ली है, अब पाकिस्तानी पक्ष को अपनी तरफ का काम पूरा करना है। और फिर हम चावल, मक्का, मेवों वगैरह से आगे बढ़कर प्राकृतिक गैस और तैयार सामान तक पहुंचेंगे। मेरा मतलब है, व्यापार श्रृंखला में ऊपर जाएगा। अभी ये मुख्य तौर पर प्राथमिक वस्तुओं, खाद्य सामग्री उस बेहद महत्वपूर्ण व्यापार तक सीमित है, लेकिन व्यापार बढ़ेगा। और इसलिए जब पाकिस्तान की बात होती है तो अमेरिका के साथ उसके ऐतिहासिक रिश्ते चाहे जैसे भी रहे हों, और वैसे भी ये रिश्ता उतार चढ़ाव भरा रहा है, क्योंकि जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत होती है तब पाकिस्तान उसका करीबी सहयोगी बन जाता है, जैसे अफगानिस्तान के युद्ध के दौरान। लेकिन जिस पल वे तय करते हैं कि युद्ध खत्म हो गया है, जैसा उन्होंने पहली बार तब किया था जब अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की जीत हुई थी, तो अमेरिका पीछे हट गया। फिर 9/11 के बाद वे वापस आए और फिर से पीछे हट गए। तो आप जानते हैं, अमेरिका पाकिस्तान का सुख दुख में साथ देने वाला दोस्त नहीं है, लेकिन उसके पड़ोसी ईरान और चीन ऐसे दोस्त नहीं हैं जो सिर्फ अच्छे समय में साथ रहें। वे लंबे समय से पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आप जो देख रहे हैं वो ये है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के लोग ये आकलन कर रहे हैं कि ईरान और चीन के साथ उनका रिश्ता वास्तव में बहुत अहम है और दीर्घकालिक है, अमेरिका के साथ रिश्ते के उल्ट जो ऊपर नीचे होता रहता है। जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत होती है तो उन्हें उसकी जरूरत होती है,
जब जरूरत नहीं होती तो वे पीछे हट जाते हैं। तारिक अली ने अपनी किताब पाकिस्तान ऑन द फ्लाइट पाथ ऑफ यूएस पावर में इसे बहुत अच्छी तरह रखा है। वे सैन्य जनरलों से बात करते हैं। वे कहते हैं जब उनका हमसे काम खत्म हो जाता है तो वे हमें बस फेंक देते हैं। आप जानते हैं, वे सैनिकों को वापस बुला लेते हैं, फंडिंग रोक देते हैं, वगैरह वगैरह। और यह बात सेना के नजरिए से आ रही है, जो पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। The most important institutions in Pakistan. He quotes senior generals talking in that way. वह वरिष्ठ जनरलों के इस तरह बात करने का हवाला देते हैं। तो जब आप अब चीन के साथ स्थिति को देखते हैं, कुछ हद तक रूस के साथ भी, लेकिन निश्चित रूप से ईरान के साथ, तो व्यापार, मैं कूटनीतिक सवाल और बाकी सबको फिलहाल अलग रख रहा हूं, असल में बहुत मायने रखता है। पाकिस्तान ऊर्जा पर निर्भर देश है। अगर वह पाइपलाइन पूरी हो जाए जो साउथ पार्स क्षेत्र से पाकिस्तान तक जाती है, तो प्राकृतिक गैस की कीमत तुरंत कम हो जाएगी। आप जानते हैं, जहाज़ों वगैरह के जरिए आयात करने की जो जरूरत पड़ती है वह खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब आपके पास सीधे आने वाली पाइपलाइन होगी। ये पाइपलाइन आगे चलकर भारत तक भी जा सकती है, ये चीन तक जा सकती है, ये अफगानिस्तान तक जा सकती है। मेरा मतलब है, उस क्षेत्र में व्यापार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। मैं एक पल के लिए व्यापार की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि संकट के इस समय में यही जमीनी गलियारे ईरान की मदद कर रहे हैं। आप जानते हैं, इराक से भी जमीनी गलियारे खुले हैं और उनके जरिए इराक और पाकिस्तान दोनों से ईरानी लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। इस युद्ध के दौरान जब अर्थव्यवस्था कुछ दबाव में है, ईरान को आपूर्ति मिल रही है। और मेरा मानना है, और हम जानते भी हैं, कि चीन और रूस ने एक स्पष्ट रणनीतिक फैसला किया है कि ईरान में यह युद्ध उस व्यापक दिशा के लिए बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण है जिसे वे बना रहे हैं। वे बस ये नहीं झेल सकते कि इस संघर्ष में ईरान हार जाए। आप जानते हैं, उनके लिए ईरान सीरिया से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन और रूस के लिए सीरिया इतना महत्वपूर्ण नहीं था, वह कोई निर्णायक देश नहीं था। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए ईरान वास्तव में बहुत अहम देश है। सैन्य और राजनीतिक कारणों से भी रूस के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण है। इस मायने में वे ईरान का जितना संभव हो सके बचाव करना चाहते हैं, बिना खुलकर सामने आए और कुछ किए। देखिए, वे अमेरिका के साथ कई मोर्चों पर युद्ध शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन वे ईरान को हारते हुए भी नहीं देखना चाहते। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को चीन और रूस से समर्थन मिल रहा है, ताकि इस दौर में ईरानियों को आर्थिक रूप से संभाले रखने में मदद की जा सके। और इससे ईरानियों को, कह सकते हैं, एक बहुत लंबी रणनीतिक दृष्टि मिलती है कि वे इस युद्ध में अमेरिका से ज्यादा समय तक कैसे टिक सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध में उनका दम नहीं घोंटा जा सकता। उन्हें बाहर से आपूर्ति मिल रही है। अमेरिका पाकिस्तान को सामान भेजने से नहीं रोक सकता। खैर, एक मिनट रुकिए। अमेरिका कर सकता है। अमेरिका पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने में समस्या यही है। और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, मुझे लगता है कि यह बात उनके ज्ञान के दायरे में पहले से है। वे जानते हैं कि जब देश डॉलर का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, तो उस देश पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल हो जाता है। वे ये भी जानते हैं, क्योंकि मैंने अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लोगों से बात की है, कि जब किसी देश पर बेहद कड़े प्रतिबंधों का दबाव डाला जाता है, तो वह मुड़कर कहीं और व्यापारिक रिश्ते बनाना शुरू कर देता है। कनाडा के मार्क कार्नी पहले ही कह चुके हैं कि जब अमेरिका ने कहा, देखिए, हम एक्स, वाई, जेड पर 50% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम दूसरे बाजार तलाश रहे हैं। उनका मतलब चीन है। आप जानते हैं, मुख्य रूप से वे कृषि उपकरण अमेरिका से नहीं, चीन से खरीदेंगे। वे अमेरिकी किसानों को भी सजा देना चाहते हैं। ये वे राज्य हैं जिन्हें ट्रंप को नवंबर में जीतना होगा। और अगर अमेरिकी किसानों को लगे कि उनकी आजीविका बिगड़ रही है, तो वे अपने वोट कहीं और दे सकते हैं, या फिर घर पर ही बैठ सकते हैं।
just as Mark Carney is already तो जैसा कि मार्क कार्नी पहले ही कह चुके हैं, देखिए, मैं अपना व्यापार करने के लिए कहीं और जा रहा हूं। अगर आप अभी पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाते हैं और काफी कड़े प्रतिबंध लगाते हैं, तो आर्थिक रूप से नाजुक स्थिति में मौजूद पाकिस्तान पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था से हटकर चीनी व्यवस्था की ओर और गहराई से मुड़ जाएगा, जिसमें वह पहले से ही काफी जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं, जब मैं चीनी विश्वविद्यालयों में जाता हूं, तो मुझे हमेशा 100 पाकिस्तानी छात्र दिखते हैं जो चीनी बोल रहे होते हैं, वहां पढ़ रहे होते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह सीख रहे होते हैं, ताकि वापस पाकिस्तान जाकर चीनी कंपनियों के लिए काम कर सकें। वे हमेशा यही कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, फिर वहां जाकर किसी चीनी कंपनी में काम करूंगा। वे चीनी इसीलिए सीख रहे हैं। Chinese company, that's why they are learning Chinese. You know, I asked them, why you come here learning Chinese? आप जानते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, आप यहाँ चीनी भाषा सीखने क्यों आते हैं वगैरह। वे कहते हैं, नहीं नहीं, हमें चीनी सीखनी है, उसके लिए काम करना है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब वे पाकिस्तानी कंपनियां खड़ी करेंगे और सिर्फ चीनी कंपनियों के लिए काम नहीं करेंगे। आप जानते हैं, वो एक अलग स्थिति है, लेकिन अभी उस पर मत जाइए। मुद्दा यह है कि आप किसी देश पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो वह देश दूसरी दिशा में मुड़ेगा और दूसरों के साथ रिश्ते बनाएगा। इसलिए अमेरिका के सामने यह बहुत बड़ा जोखिम होगा कि अगर वह इस युद्ध काल के दौरान ईरान के साथ बढ़े हुए व्यापार के कारण पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाता है। असल में ईरान में होने वाले व्यापार को रोकने और ईरानी लोगों का गला घोंटकर उन्हें समर्पण के लिए मजबूर करने के लिए, अगर वे पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाना शुरू करते हैं, तो पाकिस्तान रूस और चीन की ओर और ज्यादा झुकेगा, जिनके साथ पहले से ही बहुत करीबी रिश्ते हैं। और फिर अमेरिका आखिरकार एक ऐसा देश करेगा जिसके साथ उसके वास्तव में काफी अच्छे संबंध हैं। मेरा मतलब है, ये साफ कर लें कि पाकिस्तानी नेतृत्व ईरानी नेतृत्व के करीब है, लेकिन इस नेतृत्व को अमेरिका आप में कोई समस्या नहीं है। नहीं, उनके अमेरिका के साथ भी बहुत करीबी संबंध हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के भी ट्रंप प्रशासन के साथ बहुत भाईचारे वाले संबंध हैं। उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका उन पर दबाव डालता है, तो वे अमेरिका से अलग हो जाएंगे। ये अच्छा नहीं होगा। मेरा मतलब है, फिर ये दक्षिण एशिया के लिए भी अच्छा नहीं है। बस इसे सामने रखने के लिए आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका से अलग होता है और मूल रूप से चीन और रूस के साथ बहुत ज्यादा करीबी संबंधों में चला जाता है, तो ये भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, जिन्हें मेरा मानना है आप और मैं बेहतर होते देखना चाहते हैं। ये भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर आप जानते हैं, भारतीय पाकिस्तान को मूलतः चीन के एक प्रतिनिधि के तौर पर देखेंगे, जबकि मेरे विचार में ये स्थिति को समझने का बहुत गलत तरीका होगा। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली इसे इस तरह नहीं देखेगी, लेकिन दिल्ली इसे एक खतरे के रूप में देखेगी, और मेरे लिए यही एक समस्या है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान पर बहुत बड़े प्रतिबंध नहीं लगाएगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई वैकल्पिक गुट नहीं बनेगा जो टकराव बढ़ाए, क्योंकि हम इस पाकिस्तानी सरकार से वास्तव में यही देखना चाहते हैं कि वह एशिया में टकराव कम करने में मदद करे। हम चाहते हैं कि वे व्यापार के जरिए अमेरिका पर दबाव बना सकें, ताकि अमेरिका ईरान के मामले में पीछे हटे और दरअसल पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के मामलों में भी पीछे हटे। यही बेहतर रास्ता है, न कि गुटों के बीच टकराव बढ़ाना। हम ऐसा होता नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये क्षेत्र के लिए बहुत बदसूरत भविष्य होगा। आप जानते हैं, हम भारत और पाकिस्तान के बीच गुटों का और ज्यादा टकराव नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि टकराव कम हो, लोगों की जरूरतें पूरी हों, शांति और विकास बढ़े वगैरह। तो हाँ, पाकिस्तान ईरान को एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा दे रहा है। अमेरिका के पास पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने का तंत्र मौजूद है। अगर अमेरिका ऐसा करता है, तो पाकिस्तान चीन और रूस के करीब चला जाएगा। दक्षिण एशियाई संबरिस्टेक्शन
ये वास्तव में सबसे अच्छी बात होगी, लेकिन निकट शायद वह but it may be what happens in the near future. Again, excellent summation by विजय, जो कुछ चल रहा है उसका आपने फिर से बहुत बेहतरीन सार प्रस्तुत किया, और आपने अभी जो कहा उसमें जोड़ते हुए मुझे फिर से उस जानकारी पर भरोसा करना पड़ रहा है जो मुझे मिलती है, असल में खुफिया जानकारी जो विशेषाधिकार प्राप्त है, क्योंकि ये स्रोत इसे दूसरे लोगों के साथ साझा नहीं करते। मुझे इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान, रूस और चीन, ये तीन अहम देश पिछले 2 दिनों में आपस में विचार विमर्श कर चुके हैं जब से बेसेंट ने अपनी बेवकूफाना बातें शुरू की हैं। मेरा मतलब है बेसेंट इससे ज्यादा बेवकूफाना बातें शायद कर ही नहीं सकता था। उसने ऐसी बहुत सी बातें की हैं, लेकिन हाल ही में आप जानते हैं उसने ये कहा कि अधिकतम दबाव ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं देखी गई। हम इसे अभी लागू करने जा रहे हैं, और भले ही उन्होंने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, लेकिन उन्होंने वास्तव में ऐसी किसी चीज का ऐलान नहीं किया, मगर पाकिस्तान को संकेत मिल गया और रूस और चीन ने पाकिस्तान के साथ सबसे उच्च स्तर पर, विदेश मंत्रियों के स्तर पर बातचीत की है। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, और यही वह स्रोत है जहां से ये जानकारी आई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है क्योंकि मुझे इसकी अनुमति है। ये बहुत विशेषाधिकार वाली जानकारी है, तो वास्तव में उन्हें एक दूसरे के करीब धकेल दिया गया है। मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र पहले भी किया था। पाकिस्तान ने असीम मुनीर को भेजने का फैसला किया है। वह सोमवार को ईरान जा रहे हैं। वो हर किसी से मिलने जा रहे हैं, हर किसी से। वो पूरे सैन्य नेतृत्व से मिलेंगे, पूरे नागरिक नेतृत्व से मिलेंगे, राष्ट्रपति पेजेशकियन, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री अरागची, सैन्य सचिव मोहसिन रजाई, और उन सभी लोगों से जो ईरान की ओर से फैसले लेने वाले हैं, और सहयोग और भी करीबी होगा। अब चिंता का एक और पहलू जोड़ें, हालांकि ये पाकिस्तान के पक्ष में है, ईरान के पक्ष में है, तो वो ये है कि किसी वजह से, मैं कहूंगा एक मूर्खतापूर्ण वजह से जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती, यूएई ने जायोनी इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के खेमे में जाने का फैसला किया है। और उन्होंने 2 देशों का एक गठबंधन बनाया है। उसमें अभी भारत शामिल नहीं है, लेकिन शायद भारत शामिल होने जा रहा है, जिससे स्थिति और खराब हो जाएगी। और उन्होंने ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते, कारोबारी रिश्ते खत्म करने का फैसला किया है, जो कुछ मामलों में सैकड़ों साल पुराने हैं, क्योंकि ये ईरानी सैकड़ों सालों से दुबई के साथ व्यापार कर रहे हैं, परिवारों के स्तर पर। मैं उनमें से कई लोगों को जानता हूं। तो फिर ऐसे कारणों से जो तर्क से परे हैं, एमबीजेड ने फैसला किया है कि वो ये सब खत्म कर देगा। अब ये सब पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से कई रिश्ते निजी हैं और वे भूमिगत हो जाएंगे। लेकिन ईरान ने एक देश के तौर पर फैसला किया है कि वह व्यापार पाकिस्तान के रास्ते करेगा। और पाकिस्तान जाहिर है उस व्यापार को अपनाकर बहुत खुश है। तो भले ही आप और मैं अपने अपने तौर पर विश्लेषक और विचारक होने के नाते पूरी विनम्रता के साथ लगातार कहते रहते हैं कि इन देशों को एक दूसरे के साथ काम करना होगा, इन देशों को साथ रहना होगा, अमेरिका को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इस क्षेत्र में स्थित नहीं है। अमेरिका के इस क्षेत्र में कोई अच्छे इरादे नहीं हैं, लेकिन अमेरिका लगातार बेवकूफाना काम करता रहता है। अमेरिका लगातार ऐसे काम करता है जिनका बचाव नहीं किया जा सकता, ऐसे काम जिनका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। विजय, ट्रंप ने अधिकतम सैन्य दबाव आजमाया, उससे क्या हासिल हुआ? सारे ठिकाने नष्ट हो चुके हैं, वे अब इस्तेमाल के लायक नहीं रहे हैं। अब्राहम लिंकन, वह विशाल विमानवाहक पोत, अपने बंदरगाह वापस नहीं जा सका क्योंकि बंदरगाह मौजूद ही नहीं था। इसलिए नाविक लगभग 1 साल तक वहीं रहे। फफूंदी लगे शॉवर, खाने लायक नहीं बचा खाना, वगैरह वगैरह। और आप जानते हैं, कोई ऐसी सैन्य सफलता भी नहीं थी जिसका जिक्र किया जा सके। तो वह अभियान रुक गया। अब अधिकतम दबाव का अभियान शुरू होता है। उससे क्या हासिल होगा?
पाकिस्तान को दूर धकेलने के बजाय उसे आगे धकेल दिया गया है ईरान के और करीब। और मैं ये बात पूरे भरोसे से कह सकता हूँ क्योंकि ये मुझे एक बहुत करीबी भरोसेमंद स्रोत से मिली है। रूस और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करने का फैसला किया है और उन्होंने ईरान को टिकाए रखने का भी फैसला किया है। ईरान ने एक फैसला कर लिया है, वह नवंबर तक टिका रहेगा। Iran has made a decision, is going to survive through November. Another piece of news I would like to break on this channel. प्रोफेसर, एक और खबर है जो मैं इस चैनल पर बताना चाहूंगा। ईरान के राष्ट्रपति ने घोषणा की है। यह ऐसी बात है जिसकी घोषणा हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि पश्चिम में यह अभी तक पता है या नहीं कि एक सर्वेक्षण दल जाएगा। अमेरिका की वजह से ईरान में जो भी नुकसान हुआ है उसका पूरा आकलन करेगा और उस नुकसान के लिए ईरानी लोगों को मुआवजा देना शुरू करेगा, उनके घर बनाना शुरू करेगा, उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लाने का काम शुरू करेगा, वगैरह वगैरह। मेरा मतलब है ईरान के लोगों के समर्थन में ये बहुत बहुत बड़ा कदम है और जाहिर है ईरान के लोग भी पूरी मजबूती से इसके पीछे खड़े हैं। तो विजय, मेरा आपसे सवाल है, जब अमेरिका का राष्ट्रपति एक बेवकूफ आदमी हो तो इसका अंत कैसे होता है? Who is the president of the United States? Very stupid. Let me come back to the United बहुत Arab बेवकूफ़ी Emirates, की बात है। because I think this is a very important मुझे संयुक्त अरब अमीरात पर issue. वापस आने You दीजिए started quite क्योंकि मेरा मानना है by कि ये बहुत saying there's महत्वपूर्ण a मुद्दा है। very, very old relationship between आप जानते Iran हैं, आपने and the बिल्कुल सही West कहा Emirates. कि ईरान और अरब प्रायद्वीप के तट पर बसे विभिन्न अमीरातों के बीच बहुत बहुत पुराना संबंध है। लोग शायद नहीं जानते होंगे कि संयुक्त अरब अमीरात में, खासकर दुबई में, बहुत बड़ी ईरानी आबादी रहती है। बहुत बड़ी आबादी। ये संबंध सैकड़ों साल पुराने हैं। ये व्यापारी परिवार हैं जो विभिन्न अमीरातों के सूकों और बाजारों में रहते आए हैं, खासकर दुबई में। आप उन्हें बड़ी संख्या में देख सकते हैं। वहाँ उनका एक समुदाय है। वे दुबई के राष्ट्रीय जीवन में भूमिका निभाते हैं। They play a role in Dubai's national life, and they have been trading across the waters for hundreds of और वे सैकड़ों वर्षों से समुद्री रास्तों के जरिए व्यापार करते रहे हैं। Dubai, दरअसल दुबई यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें दुबई सबसे महत्वपूर्ण है, और ईरान के बीच संबंध बेहतर हुए हैं। 2019 में ईरान और यूएई के बीच सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत हुई थी। 2002 में ईरान और यूएई ने राजदूत स्तर के संबंध, उच्च स्तरीय संपर्क वगैरह बहाल किए। आप जानते हैं, अबू धाबी, जो अमीरातों में से एक और है, इस अभियान में अमेरिका के साथ शामिल होने के बहुत खिलाफ था। इसकी एक वजह यह थी कि वे नहीं चाहते थे कि यूएई के बंदरगाह, उसके वित्तीय केंद्र, उसके तेल प्रतिष्ठान वगैरह बंद हो जाएं। वे नहीं चाहते थे कि वे, आप जानते हैं, जवाबी कार्रवाई का निशाना बने। तो एक मायने में यूएई व्यावहारिक सहयोग की दिशा में बढ़ रहा था। ये यूएई का कदम था। ये काफी दिलचस्प है। 19 अगस्त को, यानी बस कुछ दिन पहले, संयुक्त अरब अमीरात ने पूरी तरह से सारा व्यापार निलंबित कर दिया। अब जब मैं कहता हूं कि सारा व्यापार निलंबित कर दिया, तो यह सालाना करीब $30 अरब का व्यापार है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। यूएई ईरान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। जैसा आपने कहा, यूएई एक अहम कड़ी था। ये पुनर्निर्यात का केंद्र था। ईरानी सामान यूएई जाता था, वहां उसकी दोबारा पैकेजिंग होती थी और फिर प्रतिबंधों से बचने के लिए उसे दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात कर दिया जाता था। यूएई के बाजार, उसके सूक, वास्तव में इसी पुनर्निर्यात व्यापार के एक हिस्से के सहारे चल रहे थे। देश में इन व्यापारियों को भारी झटका लगेगा। वैसे ये गैर तेल व्यापार है। ये 30 अरब गैर तेल व्यापार के हैं, इसलिए इसमें तेल की रकम शामिल नहीं है। और मुझे नहीं पता कि जो व्यापार वे खोने जा रहे हैं उसके लिए बाजारियों को क्या मुआवजा मिलेगा, इसलिए यह अहम है। लेकिन वे असल में अमेरिकी आर्थिक रणनीति के शिकार हो गए हैं। वे उसी के शिकार हुए हैं और ये अफसोस की बात है, क्योंकि खासकर अबू धाबी की तरफ से एक पहल हुई थी। आप जानते हैं, उस अमीरात ने सार्वजनिक तौर पर यह भूमिका निभाई थी कि मध्यस्थता, तनाव कम करने वगैरह के लिए जगह होनी चाहिए। अबू धाबी के वरिष्ठ अधिकारी ये बयान दे रहे थे, लेकिन लगता है कि दुबई सबसे बड़ा है और आखिर में उसी की चली।
The UAE has decided to break और इस तरह यूएई ने ईरान से काफी निर्णायक ढंग से अलग होने का फैसला किया है और खुद को जवाबी कार्रवाई के खतरे के लिए खोल दिया है। इसका दूसरा पहलू भी है। जब आप इस तरह व्यवहार करते हैं तो आपको दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली, अचानक आर्थिक गतिविधियां खत्म हो जाती हैं, और दूसरी, जब युद्ध चल रहा हो तो आप जवाबी कार्रवाई के लिए खुले होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पर ईरान हमला नहीं करने वाला है। ईरानी मिसाइलें न्यूयॉर्क तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वे, आप जानते हैं, अबू धाबी के वित्तीय केंद्र को और दुबई के बंदरगाहों को तबाह कर सकती हैं। वगैरह कि ये बंदरगाह, जो वास्तव में भारतीय पूंजी और पश्चिमी पूंजी से बनाए गए हैं, वगैरह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। और अगर तनाव कम करने और मध्यस्थता की ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती तो मुझे नहीं पता कि बंदरगाह के पुनर्निर्माण की गारंटी कौन देगा। de-escalation and mediation doesn't go forward. Okay, having said that, your question is, ठीक है, how does this end? ये कहने के बाद आपका सवाल है कि आखिर ये खत्म कैसे होगा, इसका अंत कैसे हो सकता है। जब संयुक्त अरब अमीरात जैसे पड़ोसी देश इस दिशा में जाते हैं तो वे सिर्फ इस संघर्ष को लंबा खींच रहे होते हैं। देखिए, अगर क्षेत्र के सभी देश, इराक, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी, सऊदी अरब, अगर ये सभी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, चीन, सब कहें कि देखिए, ये खत्म होना ही चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध को यूं ही जारी नहीं रख सकता, लेकिन हर बार जब यूएई जैसा कोई देश इस दिशा में जाता है तो इससे अमेरिका को भरोसा मिलता है कि अगर यूएई इस दिशा में बढ़ सकता है तो शायद वे कतर या कुवैत को भी मना सकें, और फिर सऊदी अरब को। और फिर हम वापस आ गए हैं, आप जानते हैं, ईरान के खिलाफ स्थायी संघर्ष के रास्ते पर, ठीक उस समय जब संघर्ष, जैसा कि मैं कह रहा हूं, कम हो रहा था। याद कीजिए, 2022 में, यानी सिर्फ 4 साल पहले, यूएई और ईरान ने राजदूतों का आदान प्रदान किया था। वे बहुत अच्छी दिशा में बढ़ रहे थे। अब हम फिर से युद्ध के बीच टकराव की दिशा में लौट आए हैं। बहुत बदसूरत स्थिति है। इसका अंत कैसे होगा? खैर, सच तो यह है, और मैं हमें इस बातचीत की शुरुआत पर वापस ला रहा हूं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग अमेरिका के मध्यावधि चुनावों की ओर देख रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, ये मिस्टर ट्रंप का युद्ध है। मुझे नहीं लगता कि ये पूरे अमेरिकी प्रतिष्ठान का युद्ध है। मुझे बस नहीं लगता कि वे इसे एक जरूरी युद्ध के रूप में देखते हैं। तो पहली बात, मेरा मानना है कि ईरानियों में नवंबर तक इंतजार करने की क्षमता है। पाकिस्तान और इराक के रास्ते सामान्य व्यापार चल रहा है, चीनी व्यापार भी है वगैरह, उन्हें फिर से आपूर्ति मिल रही है, उनके लिए क्रेडिट लाइनें खुली हुई हैं, और भी बहुत कुछ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस समय ईरानी आर्थिक रूप से आत्मसमर्पण करने की स्थिति में है। मेरा मानना है कि वे अमेरिका को इंतजार में मात दे सकते हैं। अगर अमेरिका भारी हमले के साथ उतरता है तो अमेरिका और यूएई ने ईरान के लिए नए निशाने खोल दिए हैं। ईरानी संयुक्त अरब अमीरात पर हमला कर सकते हैं। अब यह बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि यूएई पूरे खाड़ी अरब जगत का केंद्र बन गया है। मेरा मतलब है, उससे स्वाफ kärnkenderna है, बल्कि Pringantikender। आप जानते हैं, Emirates और Dubai Havaita ni Pui Smolis के Pakistan ही is really the transport hub of the Middle East, and if the Iranians decide to shut that down, और अगर ईरानियों ने उसे बंद करने का फैसला किया तो विश्व यात्रा के लिए इसके बहुत बहुत गंभीर नतीजे होंगे। हाँ, क्योंकि एशिया से अफ्रीका, एशिया से यूरोप या एशिया से उत्तरी अमेरिका जाने वाले लोग दुबई होकर उड़ान भरते हैं। आप या तो दुबई होकर जाते हैं या दोहा होकर। ये दो अहम केंद्र हैं। बेशक इस्तांबुल भी है, लेकिन अगर ये दो हवाई अड्डे फिर से बंद हो जाते हैं तो वैश्विक व्यापार पर इसका बहुत गंभीर असर पड़ेगा। इसलिए ईरान ऐसा कर सकता है। लेकिन आखिर में, और अब सीधे मुख्य मुद्दे पर लौटते हैं, अगर ईरान 90% तक संवर्धन करता है और अगर वह किसी परमाणु उपकरण का परीक्षण करता है, किसी परमाणु उपकरण को विस्फोटित करता है और कहता है, देखिए हम यहाँ हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते थे कि हम ऐसा करें, हम भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, हमने आपसे कहा था कि हम ऐसा नहीं करना चाहते,
लेकिन आपने जिस तरह हमारे पीछे पड़कर कार्रवाई की, उसने हमें सचमुच एक परमाणु उपकरण का परीक्षण करने पर मजबूर कर दिया, और फिर युद्ध खत्म हो जाता है। युद्ध का अंत वहीं हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अमेरिका ईरानियों के संकल्प को परखना नहीं चाहेगा। क्योंकि आप जानते हैं, अगर ईरान इजरायल की ओर एक मध्यम स्तर का परमाणु हथियार भेजता है और इजरायल जवाबी कार्रवाई करता है, तो हम एक अलग तरह के युद्ध के बीच में होंगे। कोई भी ये नहीं चाहता। आप जानते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता। कोई भी पश्चिम एशिया में बड़े परमाणु आदान प्रदान की स्थिति नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि इस युद्ध के खत्म होने का एक तरीका 4 नवंबर है, जब भी वह हो। ट्रंप मध्यावधि चुनावों में बुरी तरह हार जाएं, और फिर कांग्रेस में एक नए तरह का संकल्प आए जो मिस्टर ट्रंप बहुत दबाव डाले। आप जानते हैं, और वास्तव में वह दबाव बढ़ना शुरू होगा। हाल ही में स्टार्स एंड स्ट्राइप्स अखबार के संपादक को निकाल दिया गया। उस पत्रकार को भी निकाल दिया गया जिसने यूएसएस अब्राहम लिंकन और जहाज पर खराब हालात और नाविकों के असंतुष्ट होने पर रिपोर्ट लिखी थी। वह रिपोर्ट लिखने के बाद उन्हें उसे प्रकाशित न करने को कहा गया। उन्होंने उसे प्रकाशित करने का फैसला किया। उन्हें निकाल दिया गया। तो सेना के भीतर हलचल होगी, कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की ओर से भी हलचल होगी, वगैरह वगैरह। देखते हैं कि क्या यह संघर्ष को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। अगर नहीं, और अगर ईरानियों ने 90% संवर्धन और परमाणु हथियार के परीक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया, तो फिर खेल खत्म है। आप जानते हैं, फिर पश्चिम एशिया में उत्तर कोरिया जैसा प्रदर्शन होगा। फिर पूरी चीज नए सिरे से तय होगी। उन्हें आगे क्या होगा, इस पर फिर से सोचना पड़ेगा। तो जुल्फिकार, अगर आप मुझसे अभी पूछें कि ये कैसे खत्म होगा, तो इसके 2 रास्ते हैं। ट्रंप कमजोर पड़ते हैं और बात यहीं खत्म हो जाती है। नेतन्याहू भी कमजोर दिख रहे हैं। इजरायल इस युद्ध से गायब हो गया है। वह इस युद्ध को शुरू करने वालों में था, लेकिन अब वह लगभग पूरी तरह गायब है। मुझे लगता है कि उन्हें समझ आ गया है कि हम जीत नहीं सकते। वे गायब हो गए हैं। तनाव कम करने की बातचीत में भी वे मौजूद नहीं हैं। इस संघर्ष के मोर्चे से वे हट गए हैं। आप जानते हैं, ये ट्रंप का युद्ध है। वह हारने वाला नहीं दिखना चाहते। अगर अमेरिका की तरफ से दबाव पड़ता है, तो ये इसी तरह खत्म हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, तो ईरान 90% तक संवर्धन करता है। जब कहता है, आप चंद एंग, हम यहाँ हैं, और फिर ये निश्चित रूप से खत्म हो जैसा, जब कि हम सचमुच पागलपन की नहीं पहुंच गए हों। Unless we've really gone into the realm of madness. Well, I tend to agree with you, Vijay. खैर विजय, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं खुफिया जानकारी का एक और बिंदु जोड़ना चाहूँगा, जिसे आपसे और हमारे दर्शकों से साझा करते हुए मुझे खुशी है। मेरा मानना है कि अभी पिछली रात, यानी मेरे लिए पिछली रात, लेकिन तेहरान में रविवार की सुबह उन्होंने एक फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि जो भी देश स्कॉट पेसेंट और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर इन अतिरिक्त प्रतिबंधों को लागू करेगा, ईरान उसे ईरान का सिन मुश्नौ। Iran will consider that to be an enemy of Iran. Did you hear that? Yeah, I mean, it's a perfectly reasonable. हाँ, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, यह अपनाने के लिए बिल्कुल वाजिब रुख है। मेरा मतलब है, हमें बस ये मानना चाहिए कि ईरान आक्रामक युद्ध का शिकार है। आप जानते हैं, उसने ये युद्ध शुरू नहीं किया, वह आक्रामक युद्ध का शिकार है। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि ब्रिटेन के द गार्जियन अखबार में एक चिट्ठी प्रकाशित हुई थी, जो ईरानी राजनीतिक कैदियों को लिखी गई थी। आप जानते हैं, उस पर अमेरिकी वामपंथी बुद्धिजीवियों की कुछ सबसे अहम आवाज़ों के हस्ताक्षर थे। वे ऐसी चिट्ठी पर हस्ताक्षर कर रहे थे जिसमें कहा गया था कि यहाँ 2 कैंचियाँ काम कर रही हैं। एक कैंची अमेरिकी साम्राज्यवाद की और दूसरी इस्लामी गणराज्य की। मेरा मतलब है, यह हैरान कर देने वाली बात है कि ईरान के खिलाफ आक्रामक युद्ध के बीच कोई ऐसा पत्र लिखे। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, इस वक्त कोई 2 विकल्प नहीं है। आपको उन लोगों के साथ खड़ा होना होगा जो एक गैर कानूनी आक्रामक युद्ध के शिकार हैं। ये युद्ध अपराध है। ईरान पर हमला करने की कोई वजह नहीं थी।
ये युद्ध अपराध है। बस हम इसी स्थिति में हैं। इस युद्ध अपराध को खत्म किया जाना चाहिए और लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। मार्को रूबियो और उनकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वरिष्ठ सदस्यों पर प्रतिबंध इसलिए लगाए हैं क्योंकि वे समझते हैं कि वास्तव में उन पर युद्ध अपराधों के गंभीर आरोप लग सकते हैं। आप जानते हैं, पूरा ट्रम्प प्रशासन जिम्मेदार है। मेरा मतलब है न्यूरेमबर्ग और टोक्यो में जिन्होंने आक्रामक युद्ध शुरू किया था, नाजी और जापानी साम्राज्यवादी, उन्हें आक्रामक युद्धों का दोषी पाया गया था और फिर उन्हें फांसी दी गई, उन्हें मार दिया गया। ये मृत्युदंड था। तो अगर हम ईमानदार हों तो हम जानते हैं कि मिस्टर ट्रम्प ने आक्रामक युद्ध शुरू किया है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के खिलाफ आक्रामक युद्ध शुरू किया था। अगर हम न्यूरेमबर्ग और टोक्यो के मुकदमों के मानकों का पालन करें तो उन्हें अपने अपराध के लिए फांसी दी जानी चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को उन्हें युद्ध अपराध का दोषी ठहराना चाहिए। अब मैं मृत्युदंड के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन उन्हें जेल में बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए। और शायद चूंकि वे दोनों खुद को ईसाई कहते हैं, तो उन्हें बाइबल बार बार पढ़नी चाहिए और उस नैतिक ढांचे की जटिलता पर विचार करना चाहिए जिसका इस्तेमाल वे ईरान में युद्ध को समझने के लिए कर रहे हैं। तो हाँ, ये बहुत मुश्किल दौर है और हमें साफ तौर पर समझना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर ईरान कल 90% संवर्धन करने का फैसला करता है और फिर परमाणु हथियार का परीक्षण करता है, तो इससे किसी भी तरह पीछे मुड़कर अमेरिका का यह तक सही साबित नहीं होता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो सकता है, क्योंकि ईरान ऐसा करने का इरादा नहीं रखता था। वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ आक्रामक युद्ध छेड़ा गया है। इसलिए ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि अगर वे परीक्षण करते हैं तो ट्रम्प कहेंगे, देखिए, मैंने कहा था न कि वे परमाणु हथियार चाहते हैं। लेकिन वास्तव में ये इतिहास को उल्टा कर समझना हो। खैर, इसी के साथ हालांकि हम 1 और घंटे तक बात कर सकते थे। विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें इस असाधारण बातचीत को यहीं समाप्त करना होगा, क्योंकि ये हमें समझ देती है, ये जो कुछ हो रहा है उसे सही परिप्रेक्ष्य में रखती है। ये बताती है कि तनाव को और बढ़ाने में ट्रम्प और बेसेंट की कितनी घोर मूर्खता है, और ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस को अमेरिकी हितों के खिलाफ और इस दबाव के प्रति अधिक मजबूती के साथ एक दूसरे के और करीब धकेलने में भी। तो आपकी बेहतरीन टिप्पणी के लिए बहुत धन्यवाद, जिसने हम सभी को बहुत कुछ समझाया। हम इसकी बहुत सराहना करते हैं कि आपने रविवार को समय निकाला। हम आपसे फिर गुरुवार को अपने नियमित समय पर मिलेंगे। इस चैनल के जो भी सदस्य बने हैं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। सबस्टैक पर जाइए, पेड मेंबर बनिए, ताकि हम ये शानदार जानकारी सीधे आपके मेल बॉक्स तक पहुंचा सकें। और हम आपसे फिर बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय, आखिरी बात? मैं हमारी रुचि दोस्त से कहना चुका, हमारी बातचीत सच में खबर रखने फो इसका हर हिस्सा दूसरे से जुड़ाने हुआ ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजय। आपसे बात करके बहुत खुशी होती है, और जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मुझे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। धन्यवाद। Bye bye.